एक और अहम मामला उस पर बात करेंगे। जेनेवा में होने वाले ईरान और अमेरिका के बिलवास्ता मुज़ाकरात का दूसरा और तेहरान की एक बड़ी सिफारतकारी जो है कामयाबी वो सामने आई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया कि दोनों ममालिक के दरमियान बुनियादी उसूलों पर वफ़ामत हो चुकी है, जो इस बात का सबूत है कि ईरान ने अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता किए बगैर अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर कर दिया। अगरचे अमेरिका इन तमाम मुज़ाकरात का दायरा कार ईरान के मिसाइल प्रोग्राम तक बढ़ाने की नाकाम कोशिशें कर रहा था, मगर ईरान ने दो टोक पैगाम दे दिया कि बात सिर्फ जौहरी प्रोग्राम और जालिमाना इक़्तिसादी पाबंदियों के खात्मे पर ही होगी। एक तरफ जनेवा में मेज़ पर बात हो रही है, दूसरी तरफ अमेरिकी हुकाम की जानिब से जो है रेड लाइन्स और ताकत के इस्तेमाल की रिवायती गीदड़ भभकियां भी जा रही हैं। ताहम ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई ने इन धमकियों का भरपूर जवाब देते हुए अमेरिका को खबरदार किया है कि वो ईरान को मिटाने का ख्वाब देखना छोड़ दें। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अमरीकी बहरी बेड़े अब ईरान के जदीद हथियारों के सामने महफूज नहीं है, और अगर अमरीका ने ताकत के ज़म में आकर कोई गलती की तो इसे ऐसा कारी थप्पड़ पड़ेगा कि वो दोबारा संभलेगा। इसी पर बात करेंगे। मशरिक़ वस्ता अमूर के माहिर मुर्तज़ा नगरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जेनेवा मुज़ाकरात के दूसरे दौर को आप कितना कामयाब समझते हैं तेहरान के लिए? सिफारती तौर पर सिफारती जीत समझ रहे हैं आप ईरान की? और दूसरा, अमेरिका मुज़ाकरात में मिसाइल प्रोग्राम को शामिल करना चाहता है जबकि ईरान इस बात पर इनकारी है, तो क्या ये डेडलॉक मुस्तकबिल में मुज़ाकरात को नाकाम करता हुआ नजर आ रहा है आपको? बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शामिल होने का मौका दिया। पहली बात तो यह है कि मैं सुबह वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक न्यूज़ पढ़ रहा था जिसमें एक अच्छी पेशरफ सामने में आई है। वो ये है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ये दावा करता है कि ईरान अपना जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसे उसका कुछ हिस्सा बतौर सालिस रशिया के पास अमानतन रखवाने के लिए राजी हो गया है, नंबर 1। और नंबर 2, 3 साल तक जो यूरेनियम की जो एनरिचमेंट है उसे रोकने पर राजी हो गया। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है जिसे मैंने रशियन टीवी से कोट किया आपकी खिदमत में। अगर ये बात हो जाती है तो यकीनन अमेरिका को इस पर अपने आप को एग्री कर लेना चाहिए, मजीद आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का इस खित्ते से कोई ताल्लुक नहीं है जहां वो आकर बैठा हुआ है। देखिए, एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, उससे बात ज्यादा वाज़ेह हो जाएगी। वेनेजुएला पर अमेरिका ने इब्तिदा में बहाना यह बनाया कि ईरान और चीन चूंकि वेनेजुएला में मुदाखलत कर रहे हैं और हम अपने बॉर्डर के ऊपर अपने लिए किसी किस्म का खतरा बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर यही स्टैंडर्ड अमेरिका पूरी दुनिया के लिए क्यों बरकरार नहीं रखता है। मेरा सवाल यह है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इंतजामिया से कि जब आप अपने लिए ये स्टैंडर्ड मानते हैं, दूसरों के लिए इस स्टैंडर्ड को बरकरार क्यों नहीं रखते हैं? आपका क्या काम है मशरिक़ वस्ता के अंदर जो आपने इस पूरे खित्ते को आग के दलदल में लपेट दिया? मैं समझता हूं कि यहां पर डायलॉग्स क्लियर हो जाने चाहिए और ऐसी पोजीशन इस वक्त अमेरिका की नहीं है। कल जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके अंदर ईरान ने अपनी भरपूर ताकत का मुजाहिरा किया। आज भी रशिया के साथ मिलकर, मैं अभी ईरानी न्यूज को ही देख रहा था कुछ देर पहले आपके साथ प्रोग्राम से चंद मिनट कबल, रशिया के साथ मिलकर समंदरी मशकों का भरपूर ईरान ने आगाज कर दिया है और ये एक डेटरेंस है, ये एक पैगाम है। और इसके अलावा जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने जो एक तीर निशाने पर मारा है कल, बिल्कुल एन उस वक्त जब ईरानी जो डायलॉग्स की टीम है, ईरानी जो वफ्द है, वो जेनेवा के अंदर जब ओमान की एम्बेसी में दाखिल होने लगा, उसी वक्त ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं सईद अली खामेनेई, उनकी गुफ्तगू शुरू हुई और उन्होंने 3 बातें की। और ये 3 बातें यूरोपियन मीडिया के अंदर, अमेरिकन मीडिया के अंदर फैल गई हैं इस वक्त और इससे बहुत सारे मतालिब निकाले जा रहे हैं। पहली बात उन्होंने ये की कि अमेरिका ये समझता है कि हमारे पास बहुत बड़ी फौज है, हम दुनिया के अंदर जो चाहें वो कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी फौजें भी बाज़ औक़ात इस तरह का तमाचा खाती हैं कि वो जमीन पर गिर के फिर संभल नहीं सकती। दूसरी बात उन्होंने की कि बहरी बेड़े खतरनाक जरूर हैं, लेकिन खतरनाक तरीन हमारे पास वो असलहा है जो इन बहरी बेड़ों को दरिया की तह के अंदर बेच सकता है। तीसरी बात उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कोट करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि 47 साल से हम ईरान की गवर्नमेंट को, इस इस्लामी जमहूरिया को गिराने में लगे हुए हैं और ये गिर नहीं रही है। तो उन्होंने कहा कि आइंदा भी नहीं गिरेगी। तुम्हारे अजदाद जिस तरह से ये ख्वाब लेकर दुनिया से चले गए, तुम भी उसी तरह कब्र में चले जाओगे। मैं ये समझता हूं कि अमेरिका को इस मामले पर एग्री कर लेना चाहिए, वरना बसूरत दीगर सूरत हाल जहां तक मैं देख रहा हूं और ईरानी कौम जिस तैयारी के साथ खड़ी हुई है या जिस जज्बे के साथ आगे बढ़ रही है, मैं समझता हूं कि तो अमेरिका न सिर्फ अपनी सुप्रीमेसी खोएगा। तीर निशाने पर लगा और आयतुल्ला अली खामनाई साहब की जानिब से बड़ा जबरदस्त ये जवाब दिया गया
तो जिस तरह का हम कॉन्फिडेंस देख रहे हैं ईरान का, या आयतुल्लाह अली खामनेई साहब की जो बयानात हैं या उनके मुशीर जो बयानात देते हैं, तो क्या वाकई ईरान अब इतनी ज़बरदस्त स्मार्ट कंट्रोल मशकों को कंट्रोल करने का सलाहियत रखता है? देखिए, कुछ चीजें यहां पर समझना जरूरी है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो चौड़ाई है वो 33 किलोमीटर की चौड़ाई है, 33 किलोमीटर की। ये कोई बहुत बड़ी चौड़ाई नहीं है कि जिसके ऊपर, ये मीलों के अंदर नहीं है कि जिसके ऊपर ईरान कंट्रोल ना कर सके। वहां पर 3-4 पोजीशंस हैं। सबसे पहले ईरान ने उस पूरी जो 33 किलोमीटर की स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको डिजिटल माइंस के साथ अलर्ट कर दिया है। यानी आप यूं समझ लीजिए कि एक क्लिक के ऊपर समंदर के अंदर जो बड़ी बड़ी माइंस लगाई गई हैं वो कहीं भी फट सकती हैं। और अगर ये सिलसिला इसी तरह बरकरार रहा और खुदा ना खास्ता ये रजीम चेंज की गई कि जिसका शोर अमेरिका मचा रहा है, अगले 10-15 साल तक इन माइंस को दुनिया की कोई ताकत कंट्रोल नहीं कर सकती है। 10 से 15 साल का रास्ता लगेगा इस रूट से तिजारत करने के लिए। एक तो ये बला इनके सर है। दूसरा, मैं बीबीसी की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं आपको। आज मैं बीबीसी की न्यूज देख रहा था, वो कह रहे हैं कि ईरान ने समंदर से सतह पर मार करने वाले क्रूज मिसाइल के जिनकी रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर तक है, वो इस तादाद में बनाए हुए हैं कि अगर अमेरिका किसी किस्म की कोई गलती करता है तो बहरी बेड़ों को समेटना इनके लिए कोई मसला नहीं होगा। तीसरा, खुर्रमशेर 4 मिसाइल का जो उन्होंने तजर्बा किया। देखिए, इसराइल के अंदर 12 रोजा जंग के अंदर जितनी तबाही हुई थी, आपने देखा लास्ट के दिनों में जो इसराइल की तबाही हुई है वो इसराइल के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका है। वो खुर्रमशेर 2 था, फत्ताह 2 था। अब ये फत्ताह 4 और खुर्रमशेर 4 का तजर्बा कर रहे हैं, यानी रेंज को भी डबल कर दिया गया है, उसकी तबाही के असरात और इम्कानात को भी डबल कर दिया गया है। तो ये वो चीजें हैं। और फिर सस्ते ड्रोन्स। आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि यूरोप, अमेरिका तो कॉपी करना शुरू हो गया शाहिद 136 ड्रोन की, रशिया तो ऑलरेडी कॉपी कर रहा है। यूरोप के अंदर भी अब ये तस्वुर पाया जा रहा है कि ईरानी लेवल्स के ड्रोन को कॉपी किया जाए, क्योंकि ये सस्ते भी हैं और मोहलिक भी हैं। तो ईरान के पास ये इतनी तादाद में है कि इसका दुश्मन अंदाजा नहीं लगा सकता। ये खबर पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में सही तरह ब्रेक नहीं होती है। मैं आपको बता रहा हूं, बाज इसराइली अखबार ये दावा करते हैं कि, और मैंने एक अमेरिकन ऑफिशियल का भी ये बयान सुना कि ईरान के पास हजारों में नहीं, मुमकिन है कि मिसाइल्स और ड्रोन्स की तादाद लाखों के अंदर हो और ये महीनों पर मुहित भरपूर जंग लड़ सकते हो। तो ये एक डरावना ख्वाब है जिसके बाद मैं नहीं समझता हूं कि अमेरिका ये बेवकूफी करेगा। 2000 जहाज भी लेकर आए तो उसको उतरना मुश्किल है इस दलदल के अंदर, चूंकि उसको अपनी एक कब्र नजर आ रही है सुप्रीमेसी की, जो कि बहुत जल्द खुद जाएगी अगर वो इस जंग में कूदा। ठीक है मुर्तज़ा साहब, ये जो सारी सूरत हाल है, रूस और चीन के साथ हम देख रहे हैं कि ईरान का जो असर और रसूख है, बहरी ताउन जो है वो बढ़ रहा है। तो मशरिक़ वस्ता में अमरीकी असर और रसूख को आप कितना कमज़ोर होता हुआ देख रहे हैं, जब रूस और चाइना जो है वो समंदरी सूरत में भी ईरान का साथ दे रहे हैं? देखिए, इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से आपकी खिदमत में पेश करता हूं। बहुत सारे लोग इसको ऑयल से ताबीर कर रहे हैं। मैं भी समझता हूं कि ये मामला ऑयल के लिए है ज्यादातर इसका हिस्सा, लेकिन किसी भी हादसे या सानहे का सिर्फ एक पहलू नहीं होता है, उसके कई पहलू होते हैं। अमेरिका इस बात से घबरा रहा है कि अगर ईरान जैसा मुल्क हमारे कंट्रोल में नहीं आ सका और ईरान जैसे मुल्क से अगर हम हार मान गए तो दुनिया के अंदर दीगर तमाम ममालिक के लिए कि जो मजलूम कैफियत में इस वक्त इनके साए के तले जिंदगी कर रही हैं, उनके लिए ये एक मैसेज जाएगा कि ईरान 47 साल पाबंदियों के बावजूद भी जब इतने इस्तिकलाल और आजादी के साथ अमेरिका को मुंह दे सकता है तो हम भी अमेरिका के सामने खड़े हो सकते हैं। आप जानती हैं, अमेरिका के लिए इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि दुनिया की दूसरी स्टेट्स भी अमेरिका को फॉलो कर, ईरान को फॉलो ना करने लगे। सबसे बड़ा डर यह है। अगर यह डर अमेरिका के अंदर नहीं होता तो देखिए, मफादात के मामला तो होते रहते हैं। हो सकता है ये चीज मेरे मफाद में हो, ये चीज मेरे मफाद में ना हो। अगर मेरे मफाद में है भी और उसमें नुकसान ज्यादा है तो मैं स्टेप बैक कर लूंगा। लेकिन अगर मेरे पूरे वजूद को खतरा हो जाएगा, जिस तरह से मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, ईरान इस वक्त अपने पूरे वजूद के साथ अमेरिका के सामने खड़ा हुआ है, और अगर ईरान इस मामले से सुरखरू होकर बाहर निकलता है तो इस खित्ते के तमाम ममालिक के लिए यह क्लियर मैसेज जाएगा कि अमेरिका की सुप्रीमेसी का जवाल आ चुका है। इस सूरत के अंदर दुनिया 2 ब्लॉक्स में वाज़ेह तकसीम हो जाएगी। अब ये बात चाइना और रशिया भी समझते हैं, और चाइना और रशिया के पास भी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि इस मिडिल ईस्ट के अंदर वो ईरान की कुव्वत को बढ़ाएं और ईरान को सपोर्ट करें। क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट निकल गया ईरान की, अमेरिका के, उसके रशिया और चाइना के हाथ से एक बार, तो फिर दूसरी बार कदम रखने के लिए इनको शायद 1 सदी से ज्यादा का अरसा लग जाएगा। इसीलिए पूरी कोशिश चल रही है कि ये जो अमेरिका मिडिल ईस्ट को खाने की कोशिश कर रहा है कि जिसे खाने के बाद डकार भी न ले, इसका ख्याल ये है उसे उसके गले में फंसाकर, गले की हड्डी बनाकर उसकी मौत का एहतमाम किया जाए। ये आसान अल्फाज में आपको कह सकता हूं। और बैक डोर पर चाइना और रशिया मुकम्मल ईरान की सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है, माहिरीन का ये कहना है कि अमेरिका की जानिब से जो गीदड़ भभकियां
सामने आ रही हैं, जो अबनाए हुर्मज़ और दीगर बेड़े जो है वो लेकर आ रहे हैं ईरान को डराने के लिए, दूसरी तरफ हम मुज़ाकरात की मेज़ की बातें की जा रही हैं और जिनेवा में तेहरान के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, 2026 में अमेरिका ईरान के साथ कोई ऐसा मुआहिदा कर सकता है कि वो ईरान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है? देखिए, मैं ईरानी मीडिया से तो ये क्लियर कट न्यूज अभी तक नहीं आई है। आपका सवाल थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आया उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। ईरानी मीडिया पर क्लियर कट ऐसी न्यूज नहीं है, लेकिन मैं रशियन टीवी को और वॉल स्ट्रीट जर्नल को फॉलो अप करते हुए आपको बता रहा हूँ कि ईरान ने दो ऑफर्स रखी हैं। पहली ऑफर के वो जो इनरिचमेंट लेवल है, जिसको उन्होंने कहा था कि हम कम करेंगे, उसे भी नीचे लेके आएंगे या ऐसा 3 साल तक हम रोक देंगे। और जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसकी एक मिकदार को भी, कि जिससे उनका खौफ कम हो जाए कि ये एटम बम नहीं बना सकते, उस मिकदार को रशिया के हवाले भी कर देंगे। तो मैं समझता हूं कि अमेरिका को इन दो मामलात के ऊपर बैठकर बात करनी चाहिए। मिसाइल का मामला तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ईरान, अभी मैं कल इसराइली एक ऑफिशियल का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि ईरान के पास इस वक्त सबसे बड़ी डेटरेंस पावर जो है वो उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी है। अगर हम इसे तस्खीर करने में कामयाब हो गए तो हम ईरान को महीनों में नहीं, दिनों में ढेर कर देंगे। तो मैं नहीं समझता हूं कि ईरान के अंदर इतनी शायद कमजोरी पाई जाएगी कि वो मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई मुआहिदा करें, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि ऐसी सूरत के अंदर फिर उनका हाल भी रशिया, सीरिया वाला होगा और लेबनान वाला होगा कि इसराइल, अमेरिका तो छोड़िए, इसराइल जब चाहे हिट करेगा और चला जाएगा। अब इनके पास फजाई बर्तरी तो है नहीं, ये पीछे कैसे जाएंगे? तो इन चीजों की वजह से जो है मैं समझता हूं कि इस मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स की वजह से अमेरिका चाहेगा कि इनके साथ डील की जाए। और मजीद जो चाइना और रशिया के साथ फजाई बर्तरी के हवाले से भी बातचीत चल रही है, अगर अमेरिका की यही सूरत हाल रही तो यकीनन चाइना और रशिया फजाई बर्तरी में भी ईरान को सपोर्ट करेंगे, और ये कयामत तक अमेरिका भूल जाए कि फिर ईरान के साथ अमेरिका किसी किस्म का जो है वो इस तरह का सिलसिला जो उसने अभी किया है वो कर सकता है। बिल्कुल ठीक है।